स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सितारगंज तहसील में विजिलेंस और राजस्व विभाग के बीच उत्पन्न विवाद को धामी सरकार की प्रशासनिक विफलता और समन्वयहीनता का स्पष्ट उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि सितारगंज में सामने आए घटनाक्रम ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक ओर विजिलेंस विभाग संग्रह अमीन और वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करता है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग इस कार्रवाई का विरोध करते हुए दावा करता है कि संबंधित धनराशि सरकारी राजस्व एवं केसीसी ऋण वसूली की थी। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि जब सरकार के दो विभाग एक दूसरे के दावों पर सवाल उठा रहे हों तो सबसे बड़ा प्रश्न मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है कि आखिर उत्तराखंड में सच कौन बोल रहा है और सरकार किसके पक्ष में खड़ी है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यदि विजिलेंस की कार्रवाई सही है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके विभागों में भ्रष्टाचार इस स्तर तक कैसे पहुंचा। वहीं यदि राजस्व विभाग का दावा सही है तो कथित रूप से निर्दोष कर्मचारियों को फंसाने की जिम्मेदारी किसकी होगी और इसके लिए कौन जवाबदेह होगा। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, उसे किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के सितारगंज में जिस तरह का ड्रामा चल रहा है वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है, इसलिए क्योंकि धामी सरकार के दो विभाग आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। ये साफ तौर पर धामी सरकार के प्रशासनिक तंत्र की विफलताओं को उजागर करता है। धामी सरकार बताए कि आखिर सरकार कौन से विभाग के साथ है। एक तरफ तो विजिलेंस जो है वो रिश्वतखोरी का आरोप लगाकर राजस्व विभाग के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार करता है और राजस्व विभाग इसे राजस्व वसूली करार दे रहे हैं, सरकारी वसूली करार दे रहे हैं। ऐसे में सरकार आखिर चला कौन रहा है उत्तराखंड के अंदर। दो विभाग यदि आपस में टकराते हैं तो ये साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो गवर्नेंस दिखाता है। ये दिखाता है अविश्वास, ये दिखाता है अराजकता जो पूरे उत्तराखंड में व्याप्त है। यदि विजिलेंस विभाग सही है तो भ्रष्टाचार क्यों होने दिया, और यदि राजस्व विभाग सही है तो निर्दोष कर्मचारियों पर इस तरह से कार्रवाई क्यों होने दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष समयबद्ध तरीके से पारदर्शी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दोनों में से कौन विभाग सच है और कौन झूठ, ये दूध का दूध और पानी का पानी होकर जनता के सामने आना चाहिए। उत्तराखंड को अब प्रचार प्रसार नहीं, नारेबाजी नहीं, उसको जवाबदेह सरकार चाहिए, उसको एक पारदर्शी सुशासन वाली सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही अपने आप में नाटकीय है, उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला है और पूरी तरह से धामी सरकार की विफलताओं को, अव्यवस्थाओं को उजागर करने वाला है और विभागों के बीच में जो समन्वयहीनता है वो अपने आप में परिलक्षित करता है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। जौनपुर के सुरेरी में पावर हाउस के समीप गुरुवार को प्रधान टीवीएस शोरूम एवं सर्विस स्टेशन का भव्य उद्घाटन पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने फीता काटकर किया। शोरूम संचालक आकाश सिंह और उनके पिता विपिन कुमार सिंह ने पूर्व सांसद का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। धनंजय सिंह ने शोरूम का निरीक्षण कर टीवीएस के पेट्रोल व इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जानकारी ली तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे शोरूम खुलने से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को बेहतर वाहन बिक्री व सर्विस की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में प्रियांश सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, विभांशु सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र राजेश सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आप यहाँ पर आए हैं, इस टीवीएस एजेंसी को खुलने से यहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं उनको क्या लाभ मिलेगा इसका? अरे सर्विस सेंटर भी होगा जी। खरीदने में जो जौनपुर जाते थे या मड़ियाहू जाते थे जी सर, लोकल बाजार के लोगों को, जो अगल बगल के 10-20 गाँव होंगे जी, वहाँ के लोगों को नजदीक और से सर लाभ जाते मिलेगा। जाते एक और सवाल, खास तौर से सुविधाएं भी जी, जिसके लिए जो मैकेनिक्स नज़दीक मिल जाएंगे, बनाने के लिए दूर जाना, वो बताए सर्विस सेंटर, आगामी ये सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती हैं। आगामी चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी सर आगे 2027 चुनाव भी टाइम है, 27 अभी लगभग हमें लगता है 7-8 महीने हैं। हाँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। लातेहार में झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में प्रदेश अध्यक्ष गायत्री देवी,
प्रदेश महामंत्री रेशमा प्रवीण, मुख्य संरक्षक एतवारी महतो सहित बड़ी संख्या में जल सैया शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। गायत्री देवी ने सरकार पर जल सैयाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया, जबकि एतवारी महतो ने मांगे पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त से पहले रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी। रेशमा प्रवीण और जिलाध्यक्ष शीला देवी ने भी आंदोलन तेज करने की बात कही। धरने में पूनम देवी, मैरिस कला देवी, अर्चना देवी, नेहा देवी, सावित्री देवी, मीना देवी, सुजंती देवी, सविता देवी, शकुंतला देवी, बबीता देवी, नेहा सिंह सहित सैकड़ों जल सहिया मौजूद रहे। आप लोग आज धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? सभी को जोहार। मैं शीला देवी, जल सहिया जिला अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित 5 सूत्री मांगों को लेकर उपस्थित हैं। हम लोग का 5 सूत्री मांगों में है, पहला 1000 के अनुसार मानदेय अप्रैल 2024 अगस्त तक का 5000 और 2000 के अनुसार मानदेय अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक 12 माह कुल 17 माह का मानदेय एवं लंबित बकाया प्रोत्साहन राशि दिया जाए। दूसरा में हम लोग का है महंगाई के अनुरूप जल सहिया को न्यूनतम मजदूरी के साथ लागू किया जाए। तीसरा मांग है जल सहिया के मृत्यु दर उपरांत बीमा एवं आयुष्मान से जोड़ा जाए एवं अनुकंपा का लाभ दिया जाए। चौथा, शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले जल सहिया को नगर निगम के काम दिया जाए। जल सहिया को अस्थायी एवं नियोजन नीति के तहत समायोजित किया जाए एवं जिले में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभाग द्वारा जल सहिया को कार्य करने में जीएसटी मांगा जाता है, इसे हटाकर जल सहिया को कार्य किया जाए। धन्यवाद। यही सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना के लिए उपस्थित हैं। धन्यवाद। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित संपतिहा चौकी के पीछे पावर हाउस के पास एसएसबी की संयुक्त टीम ने खाद तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिकअप से लदी 70 बोरी यूरिया खाद बरामद की है। कमांडेंट जगदीश प्रसाद के निर्देश पर मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में एक आरोपी मंटू उपाध्याय पुत्र योगेंद्र नाथ उपाध्याय निवासी मोहनपुर पोस्ट उर्वा बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। एसएसबी 66वीं वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि चौकी के पीछे इतनी बड़ी मात्रा में खाद कैसे ले जाई जा रही थी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी गुरुवार को महाराजगंज के नौतनवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने तहसील मुख्यालय स्थित नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा कि पिछली सरकारों में कांवड़ यात्रियों के साथ भेदभाव होता था, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कांग्रेस को 1984 के दंगों की याद दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सके। अध्यक्ष जी, आज से कांवड़ यात्रा शुरू हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और सावन का पहला दिन उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक कांवड़ यात्रा का विषय अगर आप देखें तो सरकार कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, जो उनके साथ पहले भेदभाव होता था उस भेदभाव को खत्म किया है। वो सारी सुविधा उन्हें मुहैया कराया है ताकि कांवड़ यात्री ठीक ढंग से अपनी यात्रा पूरा कर सके। इसमें जिसको लगता हो राजनीतिकरण कोई बोल करके करना चाहता हो, एक पक्ष को खुश करना चाहता है, वो कर सकता है। जो सरकार का दायित्व है कि कोई भी यात्रा हो रही है उसकी सकुशल यात्रा संपन्न हो और व्यवस्था उसकी करनी चाहिए। उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था किया है। विपक्ष लगातार जो है बीजेपी पे हमलावर हो रही है, आरएसएस पे हमलावर हो रही है कि जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर पैलेट गन और तमाम बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, इस पे क्या? देखिए, जहाँ तक छात्र आंदोलन है, छात्र हमारे देश के भविष्य है
और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नौजवानों की चिंता की है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, पेपर लीक हुई, लेकिन अगर आप देखें तो जिस प्रकार से हमारी सरकार ने डे वन से त्वरित एक्शन लेने का काम किया, पहले जो इसकी नीची हरकत किए थे उनको जेल में डालने का काम किया, और साथ ही साथ जो मेरा पहला लक्ष्य था कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो, साल ना खराब हो, और सरकार ने सकुशल जल्द से जल्द उसका एग्जाम कराया और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। जहां तक दोषी व्यक्ति पाए गए हैं, अगर आप देखें तो उसमें बच्चों के साथ साथ असामाजिक तत्वों का भी मिश्रण हुआ था। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं हल्का भल्का फरोग हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हो जाती है। और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, याद करिए वो 84 का दंगा, याद करिए 84 का दंगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बच्चे सर्वोपरि है, हम उनकी चिंता है। आज हम एक कठोर बिल लेकर के आए हैं और निश्चित तौर से उससे भविष्य में कोई पर्चा लीक ना होने करने की जरूरत कर सके, ऐसी व्यवस्था सरकार बना रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। ब्याहुत कलवाड़ सेवा समिति पाकुड़ की ओर से बिहार के बांका जिले के कटोरिया स्थित तरपत्तिया में श्रावणी मेले के दौरान 20वें निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष विश्वनाथ भगत ने की। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मिथिलेश तिवारी, श्रवण कुमार, राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली की सदस्य ममता कुमारी, विधायक पूरन लाल टूडू, ब्याहुत कलवाड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश भगत और जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक भगत मौजूद रहे। 1 महीने तक चलने वाले शिविर में कांवरियों के लिए 24 घंटे निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। श्रद्धालुओं के मनोरंजन और भक्ति माहौल के लिए बनारस से विशेष म्यूजिकल ग्रुप भी बुलाया गया है, जिसमें प्रिया सिंह, सोनम सरगम, रंजन यादव, राजू, रोहित तिवारी और विकी चौधरी प्रस्तुति देंगे। बिहार सरकार के मंत्री, मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, संपूर्ण पृष्ठभूमि सेवा से जाना जाता है। जब वो समाज सेवा पहला है, राजनीति तो बाद में है। इनके परिवार के बारे में हमारे पतिदेव श्री प्रशांत मंडल जी, जो 3 बार विधायक रहे थे, इनके पिताजी के साथ उनको विधानसभा में जाने का वर्षों से हमारे श्रद्धालुओं के लिए, बोलबम के लिए जो सेवा किया जाता है, मुझे करीब हमें लगता है 7-8 वर्षों से मैं इस सेवा समिति को जान रहा हूं, और लगातार जिस तरह से श्रद्धालुओं का बोलबम का सेवा करते हैं, इसके लिए मैं विश्वनाथ भगत जी को और इनके पूरे ब्याहुत कलवाड़ सेवा समिति के टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप इस सेवा को करके बाबा भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बोलबम का सेवा अगर कोई करता है तो साक्षात महादेव की सेवा कहलाता है, इसलिए आप महादेव की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, सेवा की भावना भी सभी लोगों के दिल में नहीं आता। यहाँ ममता बहन बैठी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, और अन्य सभी सम्मानित यहाँ पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। सामने भी सभी भाइयों बहनों महिलाएं भी काफी संख्या में बैठी हैं। सेवा का मौका जीवन में सभी को नहीं मिलता, और भगवान बहुत कम लोगों को दूसरों की सेवा करने का मौका देते हैं। मैं तो मानता हूं कि सबसे पढ़ा लिखा, सबसे पैसा वाला, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वही है जो मानव सेवा यानी इंसानियत का काम करता है। बहुत से लोग बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, क्या क्या है पता नहीं, लेकिन अगर उनके अंदर मानव सेवा की भावना नहीं है तो मैं तो उनको जानवर की श्रेणी में रखता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग सब आते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली के राही ब्लॉक के उत्तरपारा गांव में किसानों को ऑर्गेनिक खाद की उपयोगिता और फायदे बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारी बैंक के अध्यक्ष विवेक सिंह शामिल हुए। कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों को यूरिया, डीएपी से होने वाले प्रभाव और ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लाभों की जानकारी दी।
एनआरएलएम विभाग की मदद से स्वयं सहायता समूहों द्वारा पशुओं के गोबर से बनाई जा रही ऑर्गेनिक खाद के लिए सरकारी सहायता की जानकारी भी दी गई। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक ऑर्गेनिक खाद पहुंचाने की बात कही गई। अध्यक्ष विवेक सिंह ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों की जगह ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन सचिव रविकांत शुक्ला द्वारा कराया गया। अध्यक्ष जी, आज किसानों को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है किसानों को और हम सभी? देखिए, भारत सरकार और खास करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो सोच है कि भारत स्वस्थ रहे और दूर आने वाले 2047 में विकसित भारत की तरफ स्वस्थ भारत भी होना बहुत जरूरी है। कहीं ना तो कहीं हमारी जमीनों में ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हमारे केमिकल आधारित जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक दूरगामी दुष्परिणाम सामने आ रहा है और उससे निजात पाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग बढ़ावा देने के लिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पे किए। सहकारिता के माध्यम से रायबरेली जनपद में एक नवाचार प्रदेश में किया गया, जिसमें हमारी गौशालाओं को और हमारी समितियों का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाकर एक कंपोस्ट तैयार करके हमारी समितियों में इसकी पैकिंग होके और उस कंपोस्ट को हम समितियों के माध्यम से किसानों के पास बेचने का काम करेंगे, जिससे इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिले। तो है ये भी है कि इसमें जो एनआरएलएम है वो भी भूमिका निभा रहा है, समूह है, महिला समान करे, उनमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो उनका क्या आह्वान होगा खासकर गाँव के महिलाओं के? हमें हर विभाग से इसमें सहयोग मिल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये नवाचार है और नवाचार का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, विभिन्न विभागों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार और समितियों के माध्यम से इसकी मार्केटिंग कर हम हर किसान तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ ये देखा जा रहा है किसान यूरिया डीएपी की तरफ ज्यादा भागता है, इससे जो है कि तमाम जो है नुकसान भी है, तो उस तरफ किसानों को किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाएगा? देखिए, जानकारी देकर और कहीं ना तो कहीं सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे किसानों को प्रैक्टिकली भी ब्लॉक स्तर पे हो या जिले स्तर पे हो, प्रैक्टिकली भी उनके खेतों में जाके उसका उपयोग करा के फर्टिलाइजर का कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके इन सब प्रोडक्ट्स को यूज करके हम कैसे उर्वरक क्षमता वापस उसको रिवाइव कर सके, उस पे काम करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में साल 2 साल में इसका हमको परिणाम भी दूरगामी परिणाम दिखना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज नगर पंचायत क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बाजार कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बड़े बड़े नाले भी 15 से 20 मिनट की बारिश में बेअसर साबित हो रहे हैं। गुरुवार को हुई बारिश के बाद जहानागंज डॉक गेट से बाजार चौक तक सड़क पर पानी भर गया, जिससे छात्र छात्राओं, राहगीरों और दुकानदारों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है। इस संबंध में कई बार अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष को शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। लोगों ने जल्द जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच के खेरी घाट थाना क्षेत्र के पथार कला गांव निवासी सुरेश पुत्र बदलू ने पुलिस को तहरीर देकर बैंक खाते से बिना जानकारी के 49,500 रुपए निकाले जाने की शिकायत की है। उनका खाता इंडियन बैंक की मटेरा कला शाखा में है। सुरेश के अनुसार उन्होंने 20 जुलाई को बीसी केंद्र से 10,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद 29 जुलाई को दोबारा रुपए निकालने पहुंचे तो खाते से 49,500 रुपए गायब मिले। बैंक स्टेटमेंट में 20 से 24 जुलाई के बीच दिलीप सिंह और संध्या नाम के व्यक्तियों द्वारा 4 बार 10,000 रुपए और 1 बार 9,500 रुपए निकाले जाने की जानकारी मिली। बीसी संचालक अवधेश कुमार ने इसे साइबर फ्रॉड का मामला बताया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता भोलू की रिपोर्ट। बिरनामा पंचायत के उप मुखिया सह सरपंच प्रतिनिधि नथुनी राय ने सीपीएमएल का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने और मजदूरों, किसानों व वंचितों की आवाज उठाने के उद्देश्य से उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। नथुनी राय पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और पंचायत क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने की बात कही। वहीं स्थानीय सीपीएमएल नेताओं ने उनके शामिल
होने की संगठन के लिए मजबूती बताया। वहीं राजनीतिक जानकारों के अनुसार पंचायत चुनाव से पहले ये बदलाव क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं बिरनावा पंचायत के उप मुखिया और बिरनावा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि माननीय नथनी राय जी। हम जानना चाहेंगे कि कल इन्होंने भाकपा माले के बिरनावा में आयोजित विशाल जनसभा में भाकपा माले का में शामिल होने की घोषणा किया है। इन्होंने भाकपा माले का झंडा थाम लिया है और उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है आप बताएंगे नथनी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। और रह गया, हम आज भाकपा माले का झंडा उठाए हैं, इसलिए जो यहाँ बिरनावा टोला पंचायत में कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो केवल लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं, और कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो जनता के लिए काम करे। अगर हमने जनता की काम आवाज़ उठाते हैं तो जितने भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं सभी एक हो करके हम पर ही सवार हो जाते हैं और मुद्दा कुछ और रहता है, बात कुछ और रहता है, और ये अपना बात रख करके दंगा फसाद करते हैं। और सभी आदमी को जैसे जीतते हैं और जनता की काम करने के लिए शपथ खाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं उतरते हैं। सब अपना जेब भरने के लिए, लूट खसोट करने के लिए अपना अथी पर रहते हैं और लूट खसोट करते हैं। हम ऐसा एक निर्णय लिया है, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक पूरे पंचायत में अपने घूम करके और ये जो लूट खसोट जनप्रतिनिधि करते हैं उनको खिलाफ भाकपा माले का झंडा तले उनका मैं विरोध करूं। आप लगातार सरपंच चुने गए, आपकी पत्नी नीरा देवी उप मुखिया बने और आपका 4.5 वर्षों का कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा। इससे घबराकर कुछ जो लोग हैं वो आप पर कई बार हमला करवाए हैं एक सुनियोजित तरीके से, इस पर आपको क्या कहना है? सर क्यों नहीं, जिस समय लोग जनता की वोट लेकर आते हैं, वादा करते हैं जो हम जनता को काम करेंगे, और वो लोग काम नहीं करते हैं। हम बिरनावा टोला ग्राम कचहरी में 4.5 साल बैठ करके आपसी सहमति से लगभग हजारों मुकदमा को मैंने डिस्पोजल किया। इसके चलते जितने बेईमान जनप्रतिनिधि है सबका व्याकुल हो गया है। इसी के चलते मैंने बार बार कुछ न कुछ संयोजन ढंग से रचकर हम पर हमला करवाता है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी मौजूद रही। बैठक में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने NHI और लोक निर्माण विभाग को खराब सड़कों की मरम्मत, संकेतक बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने को कहा। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मार्गों की लाइट व्यवस्था और जलभराव दूर करने के निर्देश भी दिए गए। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग की तरफ से आज वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, कुछ चालान हुए। देखिए, लोगों की सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जो है संयुक्त अभियान जो है पुलिस विभाग तथा परिवहन विभाग की तरफ से ARTO और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया गया था, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई की गई थी। इसमें जो प्रमुख है हमारे रोडवेज स्टैंड, टू व्हीलर सर्विस सेंटर और टू व्हीलर सर्विस सेंटर और टू व्हीलर जो शॉप्स हैं और अदर भी जो सर्विस सेंटर हैं जहाँ पे मॉडिफाइड साइलेंसर के मिलने की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे जो है यातायात प्रबंधन और लोगों को हम लोग बेहतर सुविधा दे सकें।
की गई है, जो 2 घटनाएं हैं किस तरीके की उनमें कमी आई है, क्या दिशा निर्देश है? देखिए, आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई थी जिसमें एसपी साहब थे, पुलिस विभाग के सभी अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी, ARTO सभी उपस्थित थे। इसमें जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं उसमें कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ का कंप्लायंस कराया भी गया है, आगे और बेहतर करने के लिए उसको निर्देशित किया गया है। और इसमें एनफोर्समेंट का भी बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसके तहत जो घटनाएं हैं स्पेशली हमारी NH पे वो भी कम हुई हैं और जो मृत्यु है, डेथ रेट है, वो भी कम हुआ। NH पे जो लाइटें लगी हैं वो रात में बंद हो जाती हैं और कांवड़िया रात में ही सफ़र करते हैं, क्या निर्देश है? उसके लिए भी NH को निर्देशित किया गया है कि जो आपका 100% जो लाइट्स हैं वो जलनी चाहिए, और उसके लिए जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो उसका परीक्षण कर लें, रेकी कर लें, और लाइटें जल रही हैं वो संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके उसको जलाएं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फुलवारी पब्लिक स्कूल एवं फुलवारी पॉइंट हेवन के संयुक्त तत्वाधान में गोंडा के ऐतिहासिक टाउन हॉल में भव्य काव्य अनुष्ठान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण, LIU क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा, एडिशनल SP राधेश्याम राय, DIS डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, अध्यक्ष वीर विक्रम सिंह, मालती सिंह, जसपाल सिंह सलूजा एवं प्रबंधिका नीता सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक आयोजन में करीब 101 कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। वहीं 51 नवोदित कवियों को मंच प्रदान किया गया और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए गोंडा के 14 कवियों को सम्मानित किया गया। काव्य संध्या में देश के स्थापित कवियों घनश्याम अवस्थी, संत शरण त्रिपाठी, मुकेश सोनी, रविंद्र पांडे, मुकेश सुरेश मोकलपुरी आदि कलाकारों ने अपनी कालजयी रचनाओं से समा बांध दिया। इसके साथ ही आमंत्रित युवा कवियों दिव्यांश मिश्र, मानस त्रिपाठी, अमित निर्भय, उमेश सोनी आदि ने भी अपने काव्य पाठ से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। आयोजन समिति के सदस्य नीता सिंह, शिवाकांत मिश्रा, नीरज पांडे, शिवम मिश्रा, सुरेंद्र सिंह झंझट, उमाशंकर शुक्ल, राजेश ओझा, ब्रिजलाल तिवारी, आशुतोष त्रिपाठी, विख्यात मिश्र, चंदन तिवारी, वैष्णव सिंह गुलजार और अतुल पांडे के कुशल प्रबंधन में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान फुलवारी पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। लातेहार के CM ऑफ एक्सीलेंस बालिका विद्यालय की छात्राओं ने गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ समा हरडाले पहुंचकर उपायुक्त संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने प्राचार्य ज्योति ज्योत्सना और शिक्षिका अन्नपूर्णा कुमारी पर मानसिक प्रताड़ना और शैक्षणिक अव्यवस्था के आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि नियमित पढ़ाई नहीं हो रही है, कई विषयों का पाठ्यक्रम अधूरा है और भोजन की गुणवत्ता भी खराब है। उन्होंने ID कार्ड व भ्रमण के नाम पर राशि लिए जाने का भी आरोप लगाया। छात्राओं ने मामले की जांच, कार्रवाई और विद्यालय में बेहतर व्यवस्था की मांग की है। टेस्ट में भी कॉपी नहीं मिलता, हम लोग को पेपर फाड़ के टेस्ट देना पड़ता है। ज्योति मैम ना कॉपी देती है ना कुछ देती है और सबका पैसा लेती है और ना कुछ पढ़ाई होता है। ज़्यादातर बोलेंगे तो बोलती है कि भेजेंगे भेजेंगे और टीचर भेजती भी नहीं है। तो आप लोग को प्रॉपर जो स्कूल से किताब मिलता है उसमें मिलता है? किताब मिलता है, कॉपी नहीं मिलता है। क्या नाम है? मेरा विद्या नाम है। नहीं किया जाता, एडमिशन लिया जाता है। फिर से बोलिए, फिर से क्या मामला है पूरा? हम लोग को ब्लैकमेल करती है, धमकाती है ज्योति मैम। किस लिए धमकाती है? और क्लास में आके वीडियो बनाती है। मतलब किस लिए धमकाती है? क्या को आप लोग कुछ गलत करते हैं? टीचर के बारे में गलत बोलने के लिए जबरदस्ती करती है, बोलो गलत। अच्छा, दूसरे टीचर के बारे में बोला जाता है कि गलत बताइए आप लोग। कौन सा वैसा टीचर है? ज्योति मैम, अन्नपूर्णा मैम। 10th में थे उस टाइम हम लोग से पूछा गया था कि मतलब कोई बाहर से आए थे तो पूछे थे हम लोग से कि बायो मतलब पढ़ाई होता है कि नहीं। तो उस टाइम हम लोग का बायो का पढ़ाई नहीं होता था और वो ज्योति मैम भी हम लोग को पढ़ाती थी। तो हम लोग बोल दिए थे कि नहीं होता है। तो जब अगले दिन वो आई तो उनको पता चल गया था कि हम लोग ऐसे बोले हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा धमकी दी थी और चप्पल भी खोली थी हम लोग को मारने के लिए और एक लड़की को मारी भी थी। अभी आज आवेदन लेके आप लोग आ रहे थे, तो क्या रास्ते में क्या हुई आप लोग साथ? तो हम लोग लेके आ रहे थे तो वो रास्ते में मिली है हम लोग को वहाँ पे और वो पेपर छीन लिए हम लोग से। जो आप लोग आवेदन DC को देने लेके आ रहे थे यहाँ पे DC सर को देने के लिए, वो हम लोग से छीन लिए। कौन मैडम छीनी? अन्नपूर्णा मैम। क्या नाम हुआ आपका? करीना। वो अच्छा नहीं मिलता है, कीड़ा भी रहता है और जो मेन्यू में लिखा हुआ वो सब कुछ नहीं मिलता है। चावल में कीड़ा में भी रहता है और फिर हमको मारी भी थी बिना मतलब वो बाल थी।
कौन मैडम मारी थी आपको? प्रिंसिपल मैम। हम बस बोले थे कि मैम कैमरा चालू नहीं रहता है, तो कैमरा उसी में बंद रहता है, उसी में मार दी। मतलब आप खाना का शिकायत किए कि खराब खाना मिलता है तो आपके साथ मिसबिहेव किया गया, मारपीट किया गया? धमकाने लगी, आधी क्लास में बताते हैं। क्या नाम? आईडी कार्ड का भी पैसा लिया जाता है। अब कितना में भी गए थे, उसका भी पैसा लिया गया। कितना पैसा लिया जाता है? आईडी कार्ड का 100 रुपया और ट्रिप का 250। कहाँ आप लोग गए थे घूमने? हम गए थे रांची। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मिसबिहेव करते हैं। प्रिंसिपल मैम बोलती हैं कि टीचर्स के बारे में तुम लोग कंप्लेन लिखो, और वो उनके मतलब खिलाफ कंप्लेन लिखवा के हम लोग से एप्लीकेशन लिखवा के वो हम लोग से साइन करवा के फिर पता नहीं वो कहाँ ले गई एप्लीकेशन, भी पता नहीं क्या हुआ। और फिर हम लोग टीचर्स की भी मांग करें कि हम लोग टीचर्स चाहिए। हम लोग इंग्लिश मीडियम में, बट हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अच्छा से हो नहीं रहा है, पॉसिबल अच्छा क्लासेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं मैम को, तो बट मैम सुन नहीं रही है। कौन टीचर मिस पे? ये पढ़ाई के मामला में। स्कूल कौन स्कूल का मामला? CMS वही गर्ल्स लाते यार। कौन टीचर मिसबिहेव कर रहे हैं? मिसबिहेव मतलब कुछ ऐसा मतलब होता है कुछ बात में, तो वैसा कुछ सुनाते। तो कौन टीचर, कौन सा टीचर है? प्रिंसिपल मैम। क्या नाम है उनका? और अन्नपूर्णा मैम। और प्रिंसिपल मैडम क्या नाम है? ज्योत्सना। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरी कुमारी है। आती है तो फिर मैम लोग का बेबी लोग रहता है, तो मैम लोग अचानक वीडियो बनाने लगती है सब के कारण। और फिर स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स ये सब आता है वो सब भी नहीं मिलता, ना ही कॉपी मिलता है। खाना वगैरह किस तरह का मिल रहा है स्कूल में? खाना तो बहुत खराब मिलता है। कीड़ा वगैरह निकलता है। खाना में नमक कम रहता है, नमक मांगते तो नमक भी कम मिलता है। कीड़ा भी मिलता है, ऐसा बात आ रहा है सामने। कीड़ा भी रहता है खाना में। तो आप लोग शिकायत करते हैं तो क्या मैडम क्या किस तरह के बिहेव करती है? मैम के सामने बहुत कोई मिली हुई है, दोनों मैम के साथ। कौन मैडम है वो? पूजा मैम है, बहुत कोई मैम, उतना उनका नाम है, साजदा मैम है, तनुजा सर है। ये सब आप लोग के साथ मिसबिहेव करते हैं? यस सर। तो आप लोग शिकायत कभी प्रिंसिपल ही तो मिसबिहेव करते हैं आप लोग? यस सर। गर्ल्स का एक मामला है, उसमें एक जांच चल रही है और जांच से रिपोर्ट आने के बाद जो भी सही गलत है उन पर कार्रवाई। खाना का शिकायत कर रही है कि खाना अच्छा से नहीं मिला। अगर हम लोग शिकायत कर रहे हैं सर, तो मैडम जो है प्रिंसिपल मैडम हमेशा मारपीट भी करती है। पॉइंट्स पे डीसी साहब को भी बच्चों ने बताया है और जांच कमेटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आ जाने के बाद उन पर कार्रवाई। इससे पहले भी एक टीम जाँच की, क्या मामला उसमें क्या? हाँ, उसी का जाँच रिपोर्ट पेंडिंग है, वो कल तक आ जाएगा, उसके बाद कार्रवाई। लातेहार से सीरियल संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मोतिहारी की कचहरी चौक पर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, सभी वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के समायोजन और शिक्षकों कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा व सामाजिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में राज्यव्यापी महाआंदोलन का 19वां चरण आयोजित किया गया। प्रदर्शन में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य, कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और शिक्षा प्रेमी शामिल हुए। बाद में शांति प्रिय पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष एवं प्रभारी प्राचार्य रामलखन सिंह यादव कॉलेज जहानाबाद डॉक्टर संजय यादव ने कहा कि 4 दशकों से वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं धरना अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर अखिलेश दयाल, मदन प्रसाद कुशवाहा, रुमा खान, संजय आचार्य, विजयकांत त्रिपाठी और प्रमोद कुमार यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। आज वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति, समायोजन, सरकारीकरण, बकाया अनुदान को लागू कराने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिवान में जो वादा किया था, चुनावी सभा किया था, उसी सभा वादे को याद दिलाने के लिए मोतिहारी के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग याद दिलाना चाहते हैं धरना के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने वादा किया था चुनाव के पूर्व कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। इसी वादे को निभाने के लिए आप एक बार हम लोग को वादा जो किए थे पूरा कीजिए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय वादा नहीं पूरा कर सकते तो एक काम कीजिए, 24 अगस्त को हम लोग पटना में 7 मूर्ति के पास आ रहे हैं। हम लोग को या तो उस दिन सरकारी घोषणा कीजिए, नहीं तो अपने हाथों से कफन दे दीजिए ताकि हम लोग सम्मान का मृत्यु मर सके। ये जो बेघर हो सके, बेजिल्लत होकर के घर से, परिवार से, समाज से
बेइज्जत होकर जी रहे हैं। उससे अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से कफन ओढ़ लें और कर चले हम फिदा ये वतन साथियों, और तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। जो वित्त शिक्षक हैं उनके प्रॉब्लम को देखते हुए, उनके कष्ट को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सेवा दल के हैं संजय यादव जी, ये 24 तारीख अरवल से कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज 19वां दिन बापू की कर्मभूमि मोतिहारी पहुँचे हैं और यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी जो सरकार ड्यूअल नीति पर जो चल रही है, सिर्फ घोषणा की सरकार बनकर रह गई है। आप या तो घोषणा नहीं करिए, घोषणा करिए तो उसको पूरा करिए। जैसे नीतीश जी भी हमेशा बोलते आए, लालू जी के समय में भी बात आई चित्रहित को समाप्त करने के लिए। कांग्रेस का हमारा एक विंग सेवा दल इस अभियान को लेकर चल रहा है और जनमानस तक, सभी शिक्षकों तक बात को ले जाएगा। और वो लोग का बात आपने जैसे सुना, इसके संगठन में, यूनियन में और बाकी भी जो खामियां हैं इसको लोग दुरुस्त कर रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि सरकार झुकेगी। जैसे शिक्षा मंत्री का रिजाइनेशन हुआ वैसे सरकार झुकेगी और इन लोगों को बातों को सुनेगी, इन लोगों को राहत और सुकून मिलेगा इन्हीं बातों को। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार, अंशु की रिपोर्ट। उल्लासनगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का गुवाहाटी में हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण दौरा विवादों में आ गया है। अखिल भारतीय स्थानीय स्वराज संस्थान की ओर से 22 से 26 जुलाई तक आयोजित प्रशिक्षण में 76 पार्षदों ने हिस्सा लिया। इसमें सदन संचालन, कानूनी प्रक्रिया, महासभा नियम और जनहित के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने की जानकारी दी गई। इस दौरे के लिए नगर निगम से 65 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि आरोप है कि कुछ पार्षद अपने रिश्तेदारों को भी साथ ले गए। महापौर अश्विनी निकम ने कहा कि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक प्रशिक्षण दौरा था और रिश्तेदारों का खर्च संबंधित पार्षदों ने खुद उठाया। वहीं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने इस दौरे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शहर में गड्ढे, पानी और सीवेज जैसी समस्याएं हैं, जबकि सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है। मनसे ने खर्च में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अब नागरिकों की नजर है कि इस प्रशिक्षण का शहर के विकास पर कितना असर पड़ता है। महानगरपालिका कर्जाचा डोंगर आलेला आहे। 700 कोटी रुपये महापालिकेकडे कर्ज आहे। इथे कंत्राटी कामगारांचे पगार द्यायला पैसे नाहीयेत, ठेकेदारांचे पगार द्यायला पैसे नाहीयेत। असं असताना शहरामध्ये मूलभूत सुविधांचा बोजवारा झालाय। रस्त्यात खड्डे आहे की खड्ड्यात रस्ते, कळायला मार्ग नाहीये, प्यायला पुरेसं पाणी नाहीये, नागरिकांना कुठल्या मूलभूत सुविधा नाहीये। असं असताना या नगरसेवकांच्या प्रशिक्षणाच्या सहलीसाठी, हे प्रशिक्षण नव्हतं, ही सहल होती। ही काय झाडी, काय डोंगर, या ठिकाणी हे लोक पिकनिकला गेले होते। हे प्रशिक्षण नाही, प्रशिक्षणाचे फोटो फक्त बिल काढण्यासाठी ते फोटो काढण्यात आलेत, कुठलंही प्रशिक्षण तिथे झालेलं नाहीये। त्या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली 65 कोटी लाख रुपये खर्च करणं या महापालिकेला परवडतं का? तुम्ही मूलभूत सुविधा देऊ शकत नाही। तुम्ही आता 6 महिन्यापूर्वी निवडून आलात, आल्यानंतर महापालिकेची अवस्था तुम्ही सुधारली पाहिजे। तुम्ही इथे राहूनही प्रशिक्षण घेऊ शकता, कमी खर्चात प्रशिक्षण झालं असतं। एवढ्या पैशाची उधळपट्टी करायची गरज नाहीये। हा नागरिकांच्या कराचा पैसा आहे। जेव्हा आम्ही टॅक्स भरत नाही, तुम्ही जप्ती आणता, आमच्या घरासमोर बँड वाजवता, जेव्हा आम्ही पैसे भरतो हे काय तुमच्या मजा करासाठी आमचा पैसा नाहीये। इथून पुढे यांनी अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजे आणि जर टाळल्या नाही त्यांच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करणार। किती खर्च दाखवला आहे? 40 लाख तुम्ही सांगितले। ज्या संस्थेला हे काम देण्यात आलं होतं त्या संस्थेने एका पर माणसाचा 52,940 रुपये खर्च सांगितलेला आहे। तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर ते 40 लाख रुपये होतात। 65 लाख रुपयाचं टेंडर आहे, कोट आहे। 65 लाखामध्ये नातेवाईक, मित्रपरिवार, मिस्टर नगरसेवक सगळे इन्क्लूड आहेत आणि सगळे मस्त फिरून आलेत, मजा करून आलेत। अरे ज्या राज्यामध्ये पूर आलाय तिथे दयनीय अवस्था आहे, तिथे तुम्ही कसलं प्रशिक्षण घेतलंय? पाणी भरलेलं प्रशिक्षण घेतलं? तिथे पूर कसा आला बघायला गेले होते? तिथली झाडी डोंगर बघायला गेले होते? तुम्ही तिथे कशासाठी गेला होतात? तुम्ही तिथे सहलीसाठी गेला होतात, तिथे कुठल्याही प्रशिक्षणासाठी हे लोक गेलेले नव्हते। माझी आयुक्तांना मागणी आहे, जे झालं ते झालं। इथून पुढे जर अशा बेवजह काही गोष्टी करण्यात आल्या तर त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरोध करेल। तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन होईल आणि त्याला जबाबदार तुम्ही असणार। लोकांच्या ज्या समस्या असतात त्या कशा सोडवायच्या, सभागृह कसं चालवायचं, मी एक महापौर म्हणून तिथे होती तर माझ्यासाठी देखील त्यांनी एक वेगळं प्रशिक्षण ठेवलं होतं। त्यामध्ये सभा चालू असताना जे पण सदस्य आहेत त्यांना कसं टॅकल करायचंय आणि त्यांच्या समस्या कशा आपल्याला सोडवता येतील
या सगळ्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं तिथे. या दरम्यान सगळे नगरसेवक जे आहेत त्यांनी कामाख्या देवीचं दर्शन घेतलं, त्याबरोबरच जे हॉटेलमध्ये जे मागचे फुटलेले आमदार होते तिथेच तुम्ही थांबले होते असा देखील आरोप हा विरोधकांकडनं केला जातोय. काय सत्य याच्यातला? मी एक तुम्हाला क्लिअर करू इच्छिते की जे हॉटेल सांगतात त्या हॉटेलमध्ये पहिले तर आम्ही थांबलेलो नव्हतो. एक आम्ही साध्या हॉटेलमध्ये थांबलेलो होतो. आणि राहिला विषय मंदिर दर्शनाचा, तो भाविक आहेत ते जे पण नगरसेवक आहेत, आमचं प्रशिक्षण झाल्यानंतर जो मोकळा वेळ होता त्याच्यानंतर त्यांनी दर्शन घेतलेलं आहे. प्रशिक्षणाचा टायमिंग होता आमचा सकाळी 11 ते 5. त्या वेळेनंतर बाकीचे नगरसेवक कुठे जातील काय करतील त्याच्यावर आपलं थोडी बंधन आहे. हा दौरा जो करण्यात आलेला आहे तो उल्हासनगर वासियांसाठी कशा स्वरूपात उपयुक्त ठरेल असं वाटतं? मी सांगू इच्छिते की या टायमिंगला जे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत 2026च्या निवडणुकीमध्ये बऱ्यापैकी सगळे नवनिर्वाचित नगरसेवक आहेत जे पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यांच्यासाठी हा जो प्रशिक्षण दौरा होता तो खूप मोलाचा असणार आहे. उल्हासनगरसाठी त्यांना एक काम करण्याचा एक मार्ग मिळालेला आहे. तिथून आल्यानंतर ते नवीन असल्यामुळे त्यांना शिकण्यासाठी हा दौरा होता. उल्लासनगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत.